फांसी चढ़ने से पूर्व का एक वक्तव्य है। वादन चंद सिंह कहता भाई अंतिम इच्छा वाहिगुरु को याद कर ले। अब तो कहता मैंने आज तक कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, आज तक मैंने किसी ईश्वर को याद नहीं किया। मैं तो हमेशा मेरे मन में आता कोसता भी हूँ कि यदि ईश्वर धरती पे है तो ये अमीर व्यक्ति जिसने बनाई गरीब व्यक्तियों को भी संभाल ले, दुखी व्यक्तियों की कर। अब ऐसे समय में मैं यदि ये कहूंगा हे ईश्वर हे वाहिगुरु मुझे ठीक है, तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह को शांति समय में मरते समय उसने भगवान का नाम लिया। कहते ऐसा कुछ नहीं। हर दौर में मुल्क मांगता है कुर्बानियां, हर दौर में मुल्क मांगता है कुर्बानियां। अब मैं अतिथियों के स्वागत हेतु डॉक्टर राजेंद्र जी जो कि सहायक प्रवक्ता हैं जनता कॉलेज कादरी के, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप स्वागत संभाषण हेतु अपने विचार प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम से अध्यक्षता कर रहे बाबा नंदलाल गिरी जी, कार्यक्रम के उपाध्यक्ष राणा राजकुमार जी, विद्या संकलन समिति के महासचिव और वैश्य महाविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रदीप जी और उपस्थित सभी ग्रामजन, आप सभी का आज के इस आयोजन में जैसा कि आपको विदित भी है कि आज माँ भारती के सपूत जिनकी बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और प्रजातंत्र और ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने में जिनका पूरा सहयोग रहा, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, ये शहादत जो है कोई सामान्य शहादत नहीं है। इन्होंने अल्पायु में ही जो देश प्रेम दिखाया, देशभक्ति का भाव दिखाया, वो वंदनीय है, आदरणीय है, अभिनंदनीय है। और फांसी के फंदे को उन्होंने हंसते हंसते चूम लिया ताकि माँ भारती जो स्वतंत्र हो सके, उस स्वतंत्रता की आहुति में इन्होंने अपना अमिट बलिदान जो है दे दिया, जो आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इतिहास में आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह जी को किसी भी तरह भुलाया नहीं जा सकता। ये देश की राजनीति में अपना अहम योगदान रखते हैं और देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका आप सभी जानते भी हैं। भगत सिंह जी किसी राजनीति के पद पर हासिल होने के लिए जो इन्होंने शहादत और क्रांति का रास्ता नहीं चुना था, बल्कि माँ भारती जो है ब्रिटिश शासन के चुंगल से मुक्त हो जाए, इसलिए उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाए थे। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी उपस्थित ग्रामीणजनों का और हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धन्यवाद। साधुवाद सर। अभी मैं भारतीय इतिहास संकलन समिति प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री राजकुमार राणा जी को आग्रह करती हूँ कि वो आए और आज की जयंती पर अपने विचार प्रस्तुति करें। सबसे पहले मैं जयंती में आप लोग उपस्थित होने का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वंदना कर। सरदार भगत सिंह जी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना, पढ़ा, परंतु वास्तविकता जो है इन्होंने अपना सारा जीवन 12 साल की उम्र से ही ये स्वतंत्रता के संग्राम में समर्पित हो। ये कोई छोटा सा कार्य नहीं है। अपना सारा जीवन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए निछावर बलिदान कर। वो वास्तविकता में देखा जाए तो जितना स्वतंत्रता में अन्य लोगों का योगदान है, वो जितने भी शहीद हुए हैं, सब इस भगत सिंह की प्रेरणा। सारे समाज में, सारे देश में जो जागृति इन्होंने पैदा की, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जब फांसी चढ़ रहे थे तो दूसरे जो दो साथी थे सब गले मिले कि भाई अब तो हम अलग अलग हो जाएंगे, तो एक बार हम समझे। तो इन्होंने सब बच्चों ने, जितने भी इनके साथी थे, क्रांतिकारी थे, आपस में गले मिले और फांसी के फंदे को चूम लिया। ये इनकी विचार थे। इसी विचार के कारण सारे मुल्क में जो संघर्ष हुआ, स्वतंत्रता के लिए जब लड़े, लोगों ने कुर्बानियां दी, वो सिर्फ एक ही कारण है, भगत सिंह जी ने जो प्रचार प्रसार किया, जो वहां उन्होंने
बम फेंका और फिर आप देखिए कि वो स्वयं अपने आप को गिरफ्तारी दी, अपनी गिरफ्तारी दी ताकि सारे देश में ये खबर फैल जाए कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इनका जितना भी हम नमन करें वो हमारे लिए कम है और आप भाग्यशाली हैं कि इनके जन्मदिन पे आप सब उपस्थित। धन्यवाद सर। सर ने सार में जो भगत सिंह जी थे उनके विचारों को प्रस्तुत किया, तो तहे दिल से शुक्रिया सर। वैश्य महाविद्यालय इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र दलाल सर, तो आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी जन्मभूमि और पावन धरा नाथवास ग्राम जो है उसको नमन करता हूँ। हमारे गांव का जो नामकरण है नाथ परंपरा रही है। कहने का मतलब सामाजिक समरसता का प्रतीक हमारा गांव रहा है। धार्मिक समरसता यहाँ पर है। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का मन मुटाव, आपसी द्वेष भाव स्थायी रूप से हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसी गांव में मैं पला बढ़ा। आज जिस शख्सियत के जन्म दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, मात्र 23 वर्ष 5 महीने 23 दिन जीवित रहा। फांसी का जो समय तय किया गया उससे भी 11.5 घंटे पहले फांसी तोड़। मेरे साथी राजेंद्र जी भारतीय इतिहास संकलन समिति हरियाणा प्रांत के कार्यकारी सदस्य श्री राणा राजकुमार जी, जिन्होंने भिवानी में भारतीय इतिहास संकलन समिति की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से 1947 तक संघर्ष किया। उसके बाद जब सरकार बनी, पहले आरसी मजूमदार जी जो इतिहासकार थे उनको इतिहास लेखन के लिए बुलाया गया कि आपको इतिहास लेखन करना है, और उसने हमारे देश के धर्म, संस्कृति, सामाजिक नियम उनके आधार पर इतिहास लेखन शुरू किया। तो नेहरू जी के पास समाचार पहुंचा कि वो तो इतिहास लिख रहा है उसमें अपना नाम ही नहीं है। बात की राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाए, जो भी किया कांग्रेस ने, तो उनको दायित्व मुक्त कर दिया गया। कर्नल ताराचंद जो ब्रिटेन में राजदूत थे उनको बुलाया गया, इतिहास लेखन का कार्य दिया गया। आप उन्होंने जो इतिहास लेखन किया, इतना बिगड़ा हुआ इतिहास हमारे सामने है कि कुछ गिने चुने व्यक्तियों का इतिहास संकलन समिति विभिन्न क्षेत्रों से तथ्य एकत्रित करके कार्य करती है। जैसा आपको विदित है कि आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हरियाणा की ओर से लड़ने वाले और शहीद होने वाले सबसे अधिक हरियाणवी, और हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं सारे आंकड़े देख रहा था। हरियाणा विश्व कोश के नाम से डॉक्टर के खंडेलवाल ने किताब 10 वॉल्यूम लिखी है। उसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें हमारे गांव से भी उजाला सिंह जी का नाम मिलता है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। और जो INA में सिपाही थे भगत सिंह, जिसका जन्म आज के दिन 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पाकिस्तान के लायलपुर में बंगा गांव में हुआ। परिवार में बचपन से ही क्रांतिकारी जो है विचार थे। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष था। 1849 ईस्वी में पंजाब अंग्रेजों के अधीन आया था। 1857 की महान क्रांति में पंजाब का योगदान हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने तभी सतत संघर्ष किया था। कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद जब 3 कृषि कानून लाए गए, तो उन कृषि कानूनों के विरुद्ध भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने 1905 से 1907 तक एक संघर्ष किया। और तब एक गाना लिखा गया, पगड़ी संभाल जगता, वो हरियाणवी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। उन संघर्ष का परिणाम यह रहा कि अंग्रेजों को वो कानून वापस लेने पड़े। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अजीत सिंह पे अंग्रेजों की नजर रही। 1907 में जिनके भगत सिंह के जन्म के अवसर पर उनके पिता सरदार किशन सिंह जेल में थे। और जब प्रतिदिन जो है गुप्त बैठकें होती थी, अंग्रेजों से लोग भयभीत रहते थे, दीवारों के भी कान होते हैं, सब सुना जाता था। ऐसी परिस्थितियों में भगत सिंह के घर में प्रतिदिन गुप्त बैठक होती थी, किस प्रकार से सरकार से लड़ाई लड़ी जाए। और बैठक में विचार भी क्या होगा, वो बच्चा उनके साथ ही बैठता था। विचार ये होगा हथियार कहाँ से आए, अंग्रेजों से कैसे लड़ा जाए, बंदूक कहाँ से आए, बारूद कहाँ से आए, कारतूस कहाँ से आए। तो ऐसे में वो बच्चा खेत में जाता अपने दादा के साथ, दादा से पूछता है वो एक दिन तो गेहूं यानी कि उगाने के लिए बीज डाल रहे थे, दादाजी क्या कर रहे हो, कहता मैं 1 मन अनाज डालूंगा 40 मन अनाज उत्पन्न होगा। अगले दिन वो भी घर से बंदूक तो थी, छिपा के लेके आए और लेके आके खेत में बो दी। तो दादा ने कहा क्या है, कहता है मैं भी 1 बंदूक बोऊंगा 40,000 बंदूक होंगी, अंग्रेजों से हम संघर्ष करेंगे। 1919 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ, वहाँ अमृतसर में वो अपने स्कूल से छोड़कर पैदल वहाँ आए और वहाँ वो मिट्टी को अपने मस्तक से लगाया। ये जो शहीदी हुई है, यहाँ लोग मारे गए हैं,
इनका जो है मैं हिसाब किताब लूंगा, अंग्रेजों को भारत से बाहर करूंगा। उसके बाद पढ़ने के लिए कॉलेज गए, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। सरदार भगत सिंह ने उस समय के जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लिखने का कार्य भी करते थे। सबको पता था विचार नहीं मरना चाहिए, निष्ठुर आलोचना करनी चाहिए। बम और पिस्तौल से आजादी मिलने वाले नहीं है, निष्ठुर आलोचना से, सटीक आलोचना से हम जो अंग्रेजों का विरोध करेंगे। समाजवादी साहित्य पढ़ा, मार्क्सवादी साहित्य पढ़ा, और उसके बाद जो है उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। 4 दिन पहले किसी से संपर्क करने हेतु मैं भिवानी में गया। पढ़ते दौरान एक नाम सुना मैंने, राधा कृष्ण वर्मा। भिवानी में नौजवान भारत सभा की शाखा राधा कृष्ण वर्मा ने स्थापित की थी, तो उसके घर पे लिखा राधा कृष्ण वर्मा स्वतंत्रता सेनानी। बाकी सारा मकान बिका हुआ है, लड़कियां थी, छोटी सी जगह बची हुई। बाद में नौजवान सभा का चंद्रशेखर की आजाद की पार्टी के साथ उन्होंने मिले। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भगत सिंह ने यानी कि कसम खाई कि मैं लाला जी की हत्या का बदला अंग्रेजों से लूंगा, और उसने सैंडर्स की हत्या की, और उसके बाद क्रांतिकारी संगठन चलाने लगे। लेकिन धीरे धीरे साहित्य पढ़ने के बाद उसे समझ में आई इस क्रांतिकारी हिंसा से आजादी मिलने वाली नहीं है। समस्त युवा वर्ग को इकट्ठा करना है। जो कानून पास होने थे, उन कानूनों के विरोध में काउंसिल में राणा जी ने बताया, उसने बम फेंके, और बम उन्होंने ऐसी जगह फेंके कोई हताहत ना, धुएं के बम फेंकी। इस बहरी सरकार को हमें सुनाना है, इस बहरी सरकार को जगाना है, इसलिए उन्होंने बम फेंके, और फिर बाद में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी, नहीं तो आसानी से भाग भी सकते। और गिरफ्तारी जब हुई तब तक भगत सिंह के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, जैसा कि हमें विदित है। पुलिस रस्सी का भी सांप बना दे, सारे आरोप तय किए गए। और जेल में ही भगत सिंह ने साहित्य लिखना साहित्य लिखा। वो चोरी छिपे जो है साहित्य मंगवाते थे, और जेल में भी ऐसा नहीं है कि कुछ सुख सुविधाएं दी हो। काले पानी की सजा मिली थी, काल कोठरी में रखा गया था। तंग 5 फुट 11 इंच की हाइट थे भगत सिंह की, वो आराम से टहल भी नहीं सकता था। कोई अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं थे। वहीं उसी कमरे में रहना, उसी में खाना, कोने में पेशाब करना, वहीं सोच करना, और सारा दिन उसी में बैठ के अध्ययन करते रहना। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी वो खुश रहते थे। और इतना ही नहीं, जेल में कैदियों को सुविधाएं नहीं थी। सिल्वर के जो बर्तन है विशेष रूप से तैयार किए जाते थे, उनमें खाना दिया जाता था। उनका विरोध किया। 64 दिन तक लगातार हड़ताल करने के बाद यतीन्द्र दास जी वहाँ जो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और गांधी जी उस समय जेल में थे। एक कांग्रेस के नेता ने गांधी जी को कहा कि यतीन्द्र नाथ दास जो कैदियों की सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुआ है, तो उसकी जो है एक बात वहाँ जाना चाहिए। तो नहीं, वो क्रांतिकारी है। मैं लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसा के रास्ते से देश में स्वतंत्रता लाना चाहता हूँ, हिंसावादियों के मैं साथ नहीं हूँ। यहाँ पर हमें विपरीत विरोधाभास जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम ये देखते हैं फांसी तय हुई। निश्चित समय पर कहा गया कि 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाए। समस्त एरिया में फांसी का समाचार फैल गया। जब वो पढ़ रहे थे 16 वर्ष में परिवार वालों ने इच्छा जताई कि इसकी शादी की जाए। जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक सामाजिक बंधनों में बंधने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है, मैं तो भारत की जब आजादी है, स्वतंत्रता वेदी जो है उससे मेरी शादी हो चुकी है, मैं भारत की आजादी के लिए सतत संघर्ष करूंगा। और वो घर छोड़कर निकल गए। एक भंगीर जो रोज सुबह उसकी काल कोठरी को साफ सफाई करने के लिए आती थी। अब हम ये देखते हैं जैसे वो आते अगले दिन कहता है कि मेरी एक इच्छा है, वो माँ को बेबे कहते हैं, बेबे मेरी एक इच्छा है। तो हमारे यहाँ पर सामाजिक बंधन थे, जातीय बंधन थे। सरदार भगत सिंह जी उच्च वर्ग से संबंध रखते थे। निम्न वर्ग के यहाँ उस समय में जो जाति पाति अंग्रेजों ने फैलाई हुई थी, मुसलमानों ने फैलाई हुई, उससे पहले नहीं थी। तो तब वो जो है बड़ी भाव विहीन हो जाती कि हाँ मेरे को बेबे का, हाँ तू मेरी बेबे ही तो है। मेरी माँ ने 9 महीने 1 साल 1.5 साल मेरी सेवा उस अवस्था में की जब मैं बाल्य अवस्था में था, मेरा मल मूत्र साफ किया। आपने तो ऐसे समय में किया जब मैं युवा अवस्था में। ऐसे समय में मेरी माँ भी मेरी सेवा करने में इच्छुक थी। तो कहता बेबे मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा ये। तो वो रोने लगी। खाना बना के लेके आई कि 24 तारीख को फांसी होनी है और वो खाना लेके आएगी।
अगले दिन जैसे समाचार मिला, समस्त ग्रामीण जो क्षेत्र के व्यक्ति जो वायक्तिक हो गए, प्रयास किया गया कि इन्हें अब इनको मुक्ति दी जाए, नहीं दी गई। तो ये हुआ कि मध्य रात्रि में जेल के ऊपर हमला होगा, सशस्त्र क्रांति होगी और इनको मुक्त कराने का कार्य किया जाएगा। अंग्रेजों को यह सूचना मिल गई तो शाम को 4 बजे अंग्रेज अधिकारियों ने इधर उधर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जितने भी कैदी थे जेल में सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबको कह दिया गया 4 बजे शाम को कि आप अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं, आज का कार्य खत्म आपका। तो सब सोचने लगे कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। इतना ही नहीं, उसका वकील 2 घंटे पहले मिलने के लिए आया, प्राणनाथ मेहता, जिसके हाथ से उसने लेनिन की पुस्तक मंगवाई, उसके विचार पढ़ रहा है, जिन्हें वह क्रांति लाने में सफलता प्राप्त की थी। और जैसे ही प्राणनाथ मेहता उससे पूछता है कि सरदार जी एप्लीकेशन लगा दे, माफी मिल सकती है, किताब से नजर नहीं उठाता है, पता नहीं ये पहले पता था समय कम है। कहता नहीं, मैं शहीद होऊंगा, मैं बलिदान होगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मेरे से मेरी नई संतति जो है वो जागृत होगी, तब देश को आजादी मिलेगी। माफी मांगने से देश को आजादी मिलने वाली नहीं है। कभी जो है बरकत जो नाई है वो कोठरी में सबको सूचनाएं देता है, फांसी सुबह नहीं होगी, अभी होगी, फैसला हो गया है। तो सबने इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का विरोध हो, ये नारे लगाते हुए जो है गलियारों में से वो जो है टहलने लगे। रोज की एक प्रक्रिया होती थी, उनके जेल में कड़ा कार्य कराया जाता था, काल कोठरी वालों को अलग बंद किया जाता था, जो सामान्य अपराध में होते थे वो जेल में कार्य करते थे। तो वो आते जाते इनकलाब जिंदाबाद जो के नारे लगाते रहते थे। अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए, इसको जितनी जल्दी फांसी उतनी जल्दी जेल में शांति व्यवस्था स्थापित हो। तो 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को शाम को 7:33 पर आदेश हुआ कि इनको अभी फांसी देनी। चरण सिंह नाम का वार्डन वहां गया जो जेल में होता, उन्हें जाके कहा सरदार जी फांसी का समय हो गया है, आप चलिए। तो उन्होंने कहा रुक 2 पेज पढ़ लेने दे, एक क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी से मिलने दे, उसके बाद चलते हैं। 2 मिनट के बाद उन्हें किताब हवा में उछाली और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ, गीत गुनगुनाता हुआ उसके पीछे पीछे राजगुरु सुखदेव जी जो है वो चलते, और उन तीनों को शाम को ही फांसी दी। पहले ये योजना थी रावी नदी के किनारे पर इनकी अंत्येष्टि की जाएगी, लेकिन जब ये पता चला कि हजारों की भीड़ जेल के सामने एकत्रित हो गई है, रसोई घर के पीछे दीवार तोड़ी गई, जल्दबाजी में ट्रक लाया गया और बगैर किसी कपड़े के डेड बॉडी सीधी पत्थरों की ट्रक में फेंकी गई और उन्हें सतलुज नदी के किनारे पर जब जलाने के लिए आग लगाई। ग्रामीणों को पता चला, वो दौड़े हुए आए, अंग्रेज अधिकारी उनको उसी अवस्था में छोड़। फांसी देने से पहले कपड़ा चेहरे पे डाला जाता था, लेकिन उसने मना कर दिया, कहता नहीं मैं बगैर कपड़े के जो शहीद होऊंगा। और तब जो है उनको फांसी जो दी गई। और हम ये देखते हैं कि उनकी प्रेरणा से आगामी संततियां जो हैं, आगामी जो युवा वर्ग है, उसको भी प्रेरणा मिली और ये सशक्त आंदोलन संपूर्ण भारत में हुआ। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 1946 में जब नौसेना का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को पता चल गया कि अब तो भारत से जाना ही पड़ेगा, तब वो जो है 14 अगस्त 1947 रात्रि को देश को 2 भागों में बांटकर सांप्रदायिकता का बीज बोकर विभाजन करके यहाँ से वो चले गए। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली, उसके बाद आजादी जो मिली उसका स्वरूप जो है अभी तक हमें ऐसा चलता रहा। आजादी जरूर मिली है लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिली है। स्वतंत्रता का मतलब स्व और तंत्र, अपना तंत्र हो, वो आज भी नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं, आज भी ऐसी ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं आती हैं जो कई बार ये महसूस होता है कि हम अभी भी गुलाम हैं। असली आजादी तब मिलेगी जब हम अपने हकों के प्रति हम जागरूक होंगे, जब हमें कानून का ज्ञान होगा, जब हमें विधि विधान का ज्ञान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद सर। सर ने भगत सिंह जी शहीद आजम के जीवन से रिलेटेड बहुत सारे वृत्तांतों को हमारे सामने पेश किया, जिससे उनका जो पूरा जीवन चरित्र है वो हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा था। तो उसके लिए धन्यवाद सर। अभी
मैं साधुवाद संभाषण के लिए रवि जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सभी का धन्यवाद करें। प्रांतीय ऐतिहासिक विभाग से सुरेंद्र जी, राणा जी और राजेंद्र जी, आप सभी यहाँ पे आए। हमारे यूथ क्लब के साथियों का विचार आपने रखे, भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में भी बार बार आकर युवा साथियों का मार्गदर्शन करेंगे। नंदलाल गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद। और दो पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर दौर में मुल्क मांगता है कुर्बानियां, हर दौर में मुल्क मांगता है कुर्बानियां, लेकिन कुछ ही माँ के भगत दे पाते हैं अपनी जवानियां। धन्यवाद।